हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई अभी जो 21 को एग्ज़ाम है वो अभी तो ऐसा कुछ चांस लग नहीं रहा है कि पोस्टपोन्ड होगा, बिकॉज एडमिट कार्ड भी जो है वो रिलीज़ होने वाले। तो ऐसे में आप सभी से मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी साइड से हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। लाइफ है तो सब कुछ है, और अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं आगे को तो फिर आप जाइए और एग्ज़ाम को दीजिए, और बट टाइम से निकलिएगा, है ना। और अगर लगता है कि भाई मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ़ है चीज़ें, वहाँ की कंडीशन सही नहीं है, तो फिर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि लाइफ सबसे बड़ी चीज़ है ना। इसीलिए तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कृषि से रिगार्डिंग। क्या रहेगा? कृषि से रिगार्डिंग। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितनी आबादी है? 48.9%। ऑप्शन हो जाएगा ई। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? पहली कृषि गणना कब की गई थी? 1970। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसान को शामिल किया जाता है? भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर। ऑप्शंस ए। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुति की थी? किस कमेटी ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुति की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज समिति। कौन सी? राज कमेटी। ऑप्शंस डी। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? भारत में जोतों का औसत आकार घटने का रीज़न आपसे पूछा गया, और ये इकोनॉमिक्स लोसेंट का आपका लास्ट चैप्टर है कृषि, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण, यहाँ पर एक तो उत्तराधिकार का नियम है और दूसरा आता है भूस्वामित्व की ललक, यानी कि ऑप्शंस हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी, देखो विरासत का अधिकार है, अलाभकारी भूमि जोत का आकार है, भूमि का विभाजन है, सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आंसर, मतलब 1 2 3 बहु फसल वाला नहीं आएगा, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका क्या है? स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन, और ये कई बार एग्जाम्स में आता है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहरें। क्वेश्चन नंबर 9 का कुआं और नलकूप होगा। क्या हो जाएगा? कुआं और नलकूप। इससे पहले ये क्वेश्चन है, देखो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन सिंचाई का, है ना। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का 160 मिलियन हेक्टेयर है, इसका केवल 47.7% क्षेत्र ही सिंचित है। भूमिगत जल, नहरें और तालाब सिंचाई का एक इम्पॉर्टेंट साधन होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, परफेक्ट आंसर होगा नहरों से सिंचाई जो होती है बहुत, मतलब इसका आंसर सही होगा। लेकिन भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है वो कुआं और नलकूप है। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का है कि भारत में सिंचाई के स्रोतों का वृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक का होता है? 2,000 हेक्टेयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, क्वेश्चन है आपका 12। भूमिगत जल की सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है?
किसका होता है? लघु सिंचाई परियोजना का। किसका होता है? लघु सिंचाई परियोजना। ऑप्शन से सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? 114 मिलियन हेक्टेयर, 13 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, मतलब कृषि सूखा क्या है? जहाँ की जो मृदा है निम्न मृदा आर्द्रता है, कैसी है? निम्न मृदा आर्द्रता है, वो आपकी कृषि सूखा को क्या करती है? डिफाइन करती है। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारणों में कौन असत्य है? तो इसके कारणों में कौन असत्य है? सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, जल के वितरण हेतु नलिकाओं के निर्माण में भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता, कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल उपलब्ध नहीं होता। असत्य बोला है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। विशालकाय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं, क्या हैं? नदी घाटी परियोजनाएं इनको कहा है। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, डायरेक्ट कई बार ऐसे आता है। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल। क्या रहा है? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो सर्वाधिक प्रभाव की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट ऑप्शन है गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? मोटा अनाज एवं दलहन का। किसका हुआ है? मोटा अनाज एवं दलहन का। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा रहा है? अपरिवर्तित रहा है। चावल का अपरिवर्तित। 23 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन कैसा रहा है? घटा है। इनका क्या हुआ है? घटा है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो अधिक उपज वाली किस्मों का जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया 1966-67, ऑप्शन हो जाएगा सी। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो सर्वाधिक निराशाजनक इसका जो परिणाम देखने को मिला वो था दलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? देखो यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, भारत में अमीर एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। ऑप्शन डी। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट, आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपयोग की युक्ति बताई थी, इसे इनका योगदान है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? सो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द जो सबसे पहले यूज़ किया था वो किया था किसने? इन दोनों ने ही सबसे पहले यूज़ नहीं किया था, ये शब्द दिया था विलियम गॉड ने।
अब ये याद रखना, विश्व में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। प्लस आपको ये याद रखना है कि ये शब्द किसने दिया है, विलियम गॉट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शंस 1960-61 कब हुआ है, 1960-61 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, 1964-65 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1966-67 हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का लक्ष्य नहीं है। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि था, फसल उत्पादकता में वृद्धि था, उर्वरकों का प्रयोग था, लेकिन सिंचाई का विस्तार नहीं था, ऑप्शन सी। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो हरित क्रांति में जो बीज का प्रयोग हुआ था वो था उच्च पोषण वाले किस्म, हाइब्रिड, हाई ईल्ड वैरायटी जो आपका प्रोडक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल थी, इसमें 1960-70 के दशक की अवधि शामिल की गई, इसे पंजाब यूपी के क्षेत्रों में शुरू किया गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किससे। तो दूसरी जो हरित क्रांति हुई थी उसका संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, ऑप्शन बी। विश्व में हरित क्रांति, देखो भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अब देखो इन्हें नोबेल भी मिला है, लेकिन इन्हें नोबेल मतलब इनको तो देखो इसमें आपका कृषि में तो दिया नहीं जाता है, तो इनको शांति का नोबेल मिला था, बट वो इसी के लिए मिला था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 41, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से रहा है, गेहूं, ऑप्शंस बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। गेहूं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ या प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शंस बी 1970। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो सघन विकास जो आप लोगों का सघन पशु विकास कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत ऑप्शंस हो जाएगा ए 1964 और 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 45। भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है। देखो भारत में भैंस 50, गाय 46 और बकरी 4%। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति लाने का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता वर्तमान में कितनी है। 459 ग्राम। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। मत्स्य पालन है ना, क्या है मत्स्य पालन। समुद्र का जल है नीला, नीला मछली, नीली क्रांति। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मत्स्य उत्पादन में बताइएगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। क्या है, तीसरा स्थान है 49 का सी। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। खपत सर्वाधिक है नाइट्रोजनी। किसका है, नाइट्रोजनी। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। पोटेशिक।
51 का सी। कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? चाइना में। कहाँ पर होता है? चाइना में। अगला क्वेश्चन, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो, पहले नंबर पर गेहूं और आलू, इनके पहले नंबर पर आता है चाइना, और हमारा जो भारत आता है वो आता है दूसरे नंबर पर, है ना। किस पर आता है? भारत दूसरे नंबर पर आता है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, 54 का ऑप्शन बी। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये 2 तत्व कौन से हैं? एक है आपका फास्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? कृषकों को निर्धनता है, कृषकों की अज्ञानता है, अपर्याप्त एवं अनियमित जलापूर्ति। सभी के सभी कारण हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, या फिर सभी। ऑप्शंस डी। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणीय राज्य: बिहार, पंजाब, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 133.44 kg। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 60 कि उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसमें? उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 94%। कितना? 94। भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 82%। कितना? 82%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फास्फेटिक, पोटेशिक, NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है 4:2:1 का। ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात क्या है? वर्तमान में 6.7:, 2.4:, 1.0, यानी कि आपका हो जाएगा डी। देखिएगा 200+ क्वेश्चन हैं, तो एक बार जल्दी से, और अपडेटेड क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो भाई जल्दी से कमेंट कीजिएगा कौन सा ऐसा राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पर है और कर्नाटका हमारा राज्यों में पहले नंबर पर है। 65 का ऑप्शन हो जाता है डी। अब यहाँ पर उत्पादन पूछा है ना, तो मैं बता दूँ, चावल उत्पादन में देश विश्व में चाइना ऊपर है और हमारा भारत में राज्य में पश्चिम बंगाल। गेहूं आलू में चाइना ऊपर है और राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश। मक्का उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है, कर्नाटका राज्यों में टॉप पर है। दलहन और दालों में भारत विश्व में प्रथम नंबर पर है और राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश आता है। मूंगफली के उत्पादन में चाइना टॉप पर है और राज्यों में गुजरात। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील टॉप पर है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट। जूट में आपका भारत टॉप पर है और राज्य में वेस्ट बंगाल। तंबाकू उत्पादन में चाइना सबसे नंबर 1 पर है, राज्यों में आंध्र प्रदेश।
प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड टॉप पर है, केरला हमारा टॉप पर है राज्यों में। तो मैं देश और राज्य बता रही हूँ, आप समझ जाएंगे ना। राज्य का नाम लूँगी अपने दे, तो हमारे राज्य में टॉप पर कौन है और विश्व में। तो देश अगर कॉफ़ी की बात करते हैं तो ब्राज़ील उत्पादक है सबसे बड़ा, कर्नाटका राज्य में। सूरजमुखी यूक्रेन और कर्नाटक। ज्वार अमेरिका महाराष्ट्र। कपास चाइना गुजरात। प्याज चाइना महाराष्ट्र। चाय चीन असम। सोयाबीन अमेरिका मध्य प्रदेश। दूध चीनी मसाला कुल तिलहन में भारत विश्व में प्रथम नंबर। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, दूध में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र, मसाले में मध्य प्रदेश और कुल तिलहन में राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है। दूध के उत्पादन में प्रथम बताया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम बताया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिएगा 66 का ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर है। 66 का ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मैंने आपको बताया था दलहन और दाल आ जाता है, तो इसमें आ जाता है भाई आप लोगों का मध्य प्रदेश। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य विश्व में चाइना है और राज्यों में हमारा कौन सा हो जाए। ये अपडेटेड है, ठीक है, अपडेटेड बता। और इस तरीके के क्वेश्चन ना आयोग पूछता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पर होता है। तो पूरे विश्व में अमेरिका और राज्यों में हमारा एमपी है ना। 69 का क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। ये लेटेस्ट अपडेट है इसीलिए अपडेट ज़रूर कीजिएगा। तो 69 का यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा आप लोगों का। ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। कर्नाटक। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं और आलू का कहाँ पर 71। उत्तर प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, अभी बताया है आप लोगों को, अपडेटेड ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ ऑप्शन से। और ये चीज़ें देखो अभी मैं आज अपडेट करा रही हूँ, हो सकता है कुछ टाइम बाद इसमें चेंजेस आता है। ये जो होते हैं ना फर्स्ट वाले कि अभी उत्पादन में कौन सा, तो ये फिर अपडेट रहने वाली चीज़ें, चाहे आप हो चाहे हम हो। चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन से यहाँ पर परफेक्ट होगा सी। कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम किसका, कपास। तो कपास में याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ऑप्शन सी। दलहन उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम, दलहन दालें, तो इसमें सबसे पहले तो कौन सा आएगा आपका, मध्य प्रदेश आएगा, देन महाराष्ट्र और राजस्थान। और सबसे ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन भी ये करता है। और गरम मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक, आप सोचेंगे कि मसाला तो मैम केरला होता है, तो वो गरम मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओवरऑल मसाले में मध्य प्रदेश है और मिर्ची की बात करते हैं वो राजस्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य क्या है। केरला। कौन सा हो जाता है भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य, तो प्याज में विश्व में चाइना है और राज्यों में आप लोगों को बताया था कि जो प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो है हमारा एम फॉर महाराष्ट्र। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मैंने क्या बोला, केरला गरम मसालों का है, मध्य प्रदेश ओवरऑल मसालों का है, और वहीं अगर बात करते हैं हम किसकी, मिर्ची की, तो वो राजस्थान है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। आलू गन्ना गेहूं है लेकिन तिलहन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, और तिलहन में क्या बताया था, कुल तिलहन में राजस्थान है।
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की, आपका अपडेटेड है 17-18 सितंबर तक का। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन आज 18 है वैसे भी, तो विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान 8वां 83 का ऑप्शन डी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है तिलहन का। चाय निर्यात के मामले में देखो, कॉफ़ी आपको पता है ब्राज़ील है, तंबाकू भी मैंने आपको बताया था, तंबाकू में चाइना आता है पहले नंबर पर, और गेहूं में भी चाइना आता है, गेहूं और आलू दोनों में। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणीय देश कौन सा है? तो चाय में भाई चाय कहाँ से आई? चाइना से आई है, तो चाइना ही फ़िलहाल आपका आंसर है। विश्व में कॉफ़ी वहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान होते हैं ना, कहाँ पर? ब्राज़ील में, उन्हें फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, ब्राज़ील। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान। नारियल के उत्पादन में विश्व में क्या स्थान है? तो यहाँ पर आ जाता है सेकंड। 88 का ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 88 का तृतीय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सी। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान। विश्व के चाय निर्यातक देशों में चतुर्थ। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा, तो मोटे अनाज के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित नहीं है? बागवानी से संबंधित कौन सी नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। स्वर्ण क्रांति का ऑपरेशन फ्लड है, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन स्वर्ण क्रांति नहीं आता है। 92 का ऑप्शन सी। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा हो जाता है? चाइना। कौन सा देश जूट आएगा ना, जूट यहाँ पर बात कर रहे हैं भाई, जूट। तो भाई जूट उत्पादन क्योंकि लूट तो क्या ही होता है, जूट ही होगा, तो भारत है। कौन सा है? भारत। 94 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है? चाइना। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? भारत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू के उत्पादन में भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है। तो पहला स्थान क्या बताया था? चाइना। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल के निर्यात में पहला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? रशिया। भारत प्रमुख आयातक है किसका? 100 का आंसर हो जाएगा दलहन और तिलहन दोनों का ही, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। 100 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 20। भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? 70%। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? थाईलैंड का। किसका है? रबड़ उत्पादन में थाईलैंड आता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों का कि प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 97। कितना? 97। अगला क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? चाइना। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? धान। किसकी होती है? धान। नेक्स्ट 106 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणीय देश कौन से हैं? चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ऑप्शन सी। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफीम उत्पादक देश।
अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आम का। किसमें? आम। 113 ऑप्शंस बी। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था? तो 16वीं शताब्दी में जो आलू है वो भारत में कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कहाँ से आया था भाई? पुर्तगाल से आया था। इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? 1956। कब किया गया? 1956। भारत में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? खाद्य तेल 160 खाद्यान्न में। किसमें किया है? खाद्यान्न में। नेक्स्ट है, भारत में रबड़ का बीज सर्वप्रथम 1876 में कहाँ से लाया गया? ब्राज़ील से। कहाँ से लाया गया? ब्राज़ील। 117 का डी। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 90% से अधिक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? 119 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 21.71%। तो ये तो है कि कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का क्या है? विस्तार है। ये 2021 की रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, आपकी 21 दिसंबर 2024 को जो रिपोर्ट जारी हुई है, 2023 वाली रिपोर्ट जारी हुई है ना, 21 दिसंबर को वन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री थे भूपेंद्र यादव, इन्होंने जारी की है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2013 18वीं जो रिपोर्ट है वो जारी हुई है। प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? 17 और वर्ग किलोमीटर में 8,27,357 है। कुल वनावरण का क्षेत्र कितना है? 21.76%। अब कितना हो चुका है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब कि कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? 21.76 है। ये 21 के अकॉर्डिंग था। अब मैंने जो बोला 21.76 वो आपका 23 का रिपोर्ट बोलती है। वहीं कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 3.41% है और वर्ग किलोमीटर में 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी की वृद्धि हुई है? अगर आपसे पूछता है तो कितने की वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर में। 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। चलिएगा आगे हम करते हैं। उसी में आपका क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का, लेकिन अब आएगा 2023 का। तो 21 के अनुसार भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र कितना? तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई आप लोगों का जो परफेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा 7,13,789 90 है ना, 89 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुल वन यानी कितना बताएं, 7,15,345 वर्ग किलोमीटर बताया था कुल वन आवरण और परसेंटेज में 21.76%। आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट अब मैंने 23 के अकॉर्डिंग भी बता दिया, 21 के अकॉर्डिंग दोनों कंपैरिजन। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्ष दोनों का आच्छादन है? तो ये 21 की रिपोर्ट है, तो 21 के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी 24.62। लेकिन मैं कहूँ अभी देश में कुल वन और वृक्ष आवरण है 25.17%।
ठीक है, ये 23 की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, अपडेट मैं आपको हमेशा कराने की मेरी कोशिश रहती है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था 2 वर्ष में, अभी 2023 वाली जारी हुई है 2024 में। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही, वन क्षेत्रों की दृष्टि से तो वन क्षेत्रों की दृष्टि से यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? सर्वाधिक वन क्षेत्रों की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़। तो भाई वन, मैं कहूँ कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो ना एक और चीज़ आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, वन एवं वृक्ष आवरण में दोनों में अधिकतम वृद्धि वाला 4 राज्य छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान है। मैंने बोला वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले, जिन्होंने वृद्धि की है, उसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य, अब मैंने बोला वन आवरण सिंगल, तो इसमें मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले, उसमें एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वन आवरण में सर्वाधिक क्षेत्र की दृष्टि से पूछा, ये पिछली रिपोर्ट है। अब आगे और भी दीजिए, ध्यान सुनना है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, परसेंटेज वाइज बता रही हूँ, इसमें लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, लेकिन इसमें भी लक्षद्वीप हमारा जो आता है वो यूटी में काउंट हो जाता है। फिर प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य हमारा मिजोरम हो जाता है। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा 0.15% पश्चिम बंगाल में है, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 23 की रिपोर्ट आपको मैं बता रही हूँ अपडेटेड, 7,285.5 मिलियन टन। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितने की वृद्धि हुई है? 81.5 मिलियन टन की। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हो रहा है ना। और वृद्धि कितने की हुई है इसमें? बांस की 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर। 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में, मतलब राज्य और यूटीज़ को मिलाकर क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको क्षेत्रफल वाइज भी बता दिए हैं, अधिकतम वृद्धि वाले भी बता दिए हैं, ओवरऑल भी बताए। तो अब यहाँ पर था कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से, तो वन क्षेत्रों की दृष्टि से आपका इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़ आना था। और वहीं प्रतिशत पूछ देता वनावरण वाला राज्य तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आता। तो ऑप्शन इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? 124 का बी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ का है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सर प्रतिशत अभी बताया ना, लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान है। अब मैंने कहा था भाई लक्षद्वीप हम यूटी में आ जाता है, तो फिर मिजोरम आ जाएगा फर्स्ट नंबर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत अब आ गया। तो अब आप बताइए मुझे क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन से लक्षद्वीप। इसलिए अपने पॉइंट ना क्लियर रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, लद्दाख में मिलता है। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन, अब जो चंदन की लकड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा, चंदन जो होता है वो कर्नाटका को जो मैसूर क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपको मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर है? नीलगिरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन सी नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो समर्थन मूल्य से तात्पर्य क्या है? न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, यानी कि मतलब मिनिमम जो आपका सेलिंग प्राइस मतलब मूल्य होता है जिस पर सरकार जो है खरीदने का आश्वासन देती है, उसी को बोला जाता है। तो 130 का ऑप्शन हो जाएगा सी। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है किसके द्वारा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1965 में। जनजातीय लोगों को शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से TRIFED की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन डी 1987 में। एगमार्क क्या होता है? तो ये आप सभी जानते होंगे कि एगमार्क क्या है। एगमार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो शंकरलाल गुरु समिति का जो संबंध रहा है कृषि विपणन से। वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? 65%। 137 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? 15 माह से कम का। 138 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है 15 माह से 5 वर्ष तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? 5 वर्ष से अधिक। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1998 से 1999। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004। ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ किया गया जनवरी 2004। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए किसान कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किए गए थे। ऑप्शंस हो जाएगा डी। किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? 1551। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया था? इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 148, गेहूँ। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तिलहन से है पीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाइना। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1985। वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा, है ना, वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए ताकि ट्रेंड पे आ सके और यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई है? जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। 1999 और 2000 के बीच में। ऑप्शंस आपका सी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? GIC के द्वारा। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? RLEGP। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था?
ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV हाई यील्ड वैरायटी नहीं है? तो इसमें आप लोगों का सोनालिका था, रत्ना था, गिरिजा था, कल्याण सोना नहीं है। ऑप्शंस हो जाएगा 158 का बी। रुको रुको रुको, यहाँ पर होगा रत्ना। सोनालिका, कल्याण सोना, गिरिजा था लेकिन रत्ना नहीं था। ऑप्शंस बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे रहा है? आपको बताया था दुग्ध उत्पादन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय का FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में, सॉरी रोम में। कहाँ पर है? रोम, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 160, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की जो अवधि है इसको कहा जाता है खरीफ का मौसम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उधम सिंह नगर, पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी एवं शहद से। पीली क्रांति तिलहन से है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रे क्रांति का किससे हो जाएगा? ग्रे क्रांति का हो जाएगा भाई यहाँ पर पेट्रोलियम से। काली यानी कि ब्लैक क्रांति हो जाएगी आपकी उर्वरक से। सही है, गड़बड़ हुई है, चलो लगाते हैं दोबारा से। तो सही तो था। देखो गोल्डन क्रांति है आप लोगों की बागवानी शहद से, ग्रे क्रांति है उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, और ब्लैक ये वाली है आपकी काली है पेट्रोलियम से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3। ऑप्शंस डी वाला आ रहा है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है? उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजारों में कीमत प्रवृत्तियाँ, निर्वाह व्यय सूचकांक, या बिजली फसल अंतर फसल कीमत समता। निर्वाह व्यय सूचकांक पर यहाँ पर कोई विचार विमर्श नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है 166। ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वह कौन सा है? 167। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पादन। क्या है? कृषि उत्पाद। 168 का ऑप्शन बी। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं होता है? ऑप्शन डी दालें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही? 2014 और 15। 171 का सी। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के द्वारा, या सभी के द्वारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित से, श्वेत से, नीली से, सभी से रहा है, इसलिए 174 का डी। मिश्रित कृषि में शामिल है, तो जो मिश्रित कृषि है उसमें सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? लाल क्रांति।
भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो तंबाकू मैंने बताया था कौन सा है भाई, तंबाकू में बताइए, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। ऑप्शन, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या सभी। विटिकल्चर से आप क्या समझते हैं, विटिकल्चर जो अंगूर की खेती करना ही विटिकल्चर होता है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, 180। ऑप्शंस बी, मूंग एवं उड़द। कौन सी है, मूंग और उड़द। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दलहन का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 182 कमेंट कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सा गलत आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है। हाँ जी, तो इसका सही 182 का जो गलत है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो, स्पाइस बोर्ड कोच्चि में है, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, टी बोर्ड कोलकाता में है। जो आपका कायर बोर्ड है वो कहाँ पर है आपका, बताइएगा। केरल में, कहाँ पर है ये, केरल में, केरल कोच्चि में, कोच्चि में, ठीक है ना कि तिरुवनंतपुरम। भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे ज़्यादा, मतलब गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ये मैंने कहा था ना, यूपी आपका एक तो गेहूं और आलू में है, दूसरा वो दूध में है। तो यहाँ पर आपका किस में नहीं आएगा, चावल में पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 184 का बी। नेक्स्ट है, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है, भारत, यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, ऑप्शंस बी, 185 का बी। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, केरला। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, उद्यान कृषि से। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, छोटे जोत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तिलहन। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसको जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा गया, चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 191 है। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर है ना। हॉर्टिकल्चर जो है इसमें फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधों की शामिल है, लेकिन स्पेशली शब्दी की जो सब्जी की बात आती है उसमें ऑलेरी कल्चर आता है। क्या आता है, ऑलेरी कल्चर, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, एगमार्क एक्ट की बात करते हैं तो ये आप लोगों का 1937 में, ऑप्शन है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, चाइना। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है, जौ। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, IR20,
चावल। विगत एक दशक में भारत में किसी एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही। चावल। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया? मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार, जोतों की हदबंदी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। 1966। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? श्वेत, ऑपरेशन फ्लड। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कृषि शाख। ऑप्शन हो जाएगा बी। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। ऑप्शन बी 1 से 2 हेक्टेयर। क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर। ऑप्शन बी। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार। कौन सा है? दक्षिणी पठार। HYV हाई यील्ड वैरायटी कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। नव कृषि नीति। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति से। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? अमेरिका। इसके अलावा मॉनसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। भारत में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 216। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आता है? ऑप्शन से आ जाएगा कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास। भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तराधिकार का कानून या सभी? सभी आपका आंसर होगा। निम्न गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? कृषि। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? आंध्र प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया? तो ये 2022 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश है। वन क्षेत्र में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग तो इसमें आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर है ना। करंट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश आएगा और 2021 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश आएगा। वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि बोली ना, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश का करंट 2023 की रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? ऊसर और व्यर्थ भूमि। ऑप्शंस हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? केवल रबी की फसलें हैं जौ और चना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? जौ। भारत में अक्टूबर नवंबर के महीने निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत है? शरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। औस, अमन, बोरो, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 227 का 1 और 3 करेक्ट होगा। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर। रबी की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राज्य गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य। ऑप्शन बी।
निम्न में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया? निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32। तो यहाँ पर है आप लोगों का 31। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता का आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था? गेहूं क्रांति। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 132। क्या है? 132। तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 232 का कॉफ़ी बोर्ड। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पर है? चाय बोर्ड कोलकाता में है, मसाला बोर्ड कोची में है, रबड़ बोर्ड कोट्टयम में है, लेकिन कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? है ना? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों संस्थान और स्थान में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है, ना कि वाराणसी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, साथ ही साथ बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? दलहन। क्या हो जाएगा? दलहन। तो ये थे आप लोगों के आज के 234 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।